जैसे मान लो ये चालक है, क्या है, चालक। इस चालक में, आवाज नहीं करो भाई, इस चालक में यदि आवेश का प्रवाह किया जाए, इस चालक में यदि आवेश का प्रवाह किया जाए तो होगा क्या, कुछ पुरानी बातों में सुनो। यदि इस चालक में आवेश का प्रवाह किया जाए तो जो चालक होता है, चालक इस आवेश के प्रवाह में एक अवरोध डालेगा। क्या डालेगा? अब एक अवरोध डालेगा। इस अवरोध का नाम क्या है, बोलो? अवरोध माने बाधा, बाधा माने क्या हो गया, प्रतिरोध। इतनी बात सबको समझ आई? अवरोध, अवरोध माने बाधा, बाधा माने चालक है। चालक में यदि आवेश को प्रवाहित करोगे तो चालक का एक गुण होता है, चाहे कुछ कर लो, जैसे समझना हो, चालक का गुण होता है कि चालक इस आवेश के प्रवाह को रोकेगा। रोकना यानी कि अवरोध, अवरोध माने बाधा, बाधा माने। इतनी बातें कल हो गई थी। दूसरी बात क्या समझाई थी हमने आपको? अगर कोई चालक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई चालक है, ये मान लो चालक है, और इस चालक में क्या है, इस चालक में जो आवेश की बहने की दर है वो असमान है। क्या है? एक चालक है और इस चालक में आवेश की बहने की दर वो क्या है, असमान है। और डेल्टा क्यू चार्ज, और डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी समय के लिए बहता है। असमान और समान दो बातें इंपॉर्टेंट आपको समझिए। डेल्टा क्यू चार्ज है, डेल्टा क्यू चार्ज है, डेल्टा टी समय के लिए बहता है, लेकिन आवेश बहने की दर क्या है, असमान है। तो इस समय जो करंट की बात करेंगे वो आपकी एवरेज करंट होगी। क्या होगी? एवरेज करंट का मतलब हो गया कि डेल्टा क्यू आवेश जितने समय में बहता हो उस समय से भाग कर दो तो क्या निकल के आता है, आपका औसत धारा निकल के। अब यही मान लो ऐसा हो जाए कि इसके बहने की दर कैसे हो जाए, समान हो जाए। इसकी बहने की दर समान हो जाए तो आई बराबर क्या होगा, तो फिर आई एवरेज नहीं होगा, तो फिर आई बराबर लिखेंगे हम क्यू बटे टी। यदि क्यू आवेश टी समय के लिए बहता है और बहने की दर कैसी है, समान है, आई बराबर हम लोग लिखेंगे क्यू बटे टी। लेकिन अच्छा डेफिनेशन, यदि हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में क्या समझाया था हमने? देखो, जल बहने की धारा क्या बोलते थे हम लोग, जल धारा। वायु बहने की धारा क्या बोलते थे हम लोग, वायु धारा। उसी प्रकार आवेश बहने की दर को हम लोग बोलते हैं, उसी प्रकार हम क्या बोलते हैं, आवेश बहने की दर को विद्युत धारा। और समझिए, तुमने हमें सूत्र पढ़ा दिया, आई बराबर क्यू बटे टी। आई बराबर क्यू बटे टी बच्चों क्या है, आई बराबर क्यू बटे टी है जब आपकी बहने की आवेश बहने की दर समान हो और क्यू आवेश टी समय में प्रवाहित हो जाए किसी कंडक्टर से, तो उस समय की अगर आई की बात करें तो आई बराबर क्यू बटे टी निकलेगा। एक बात और सुनो, टी का मान यदि हम 1 सेकंड लें, क्या लें, 1 सेकंड, तो आई बराबर क्या निकलेगा, आई बराबर निकलेगा क्यू। तो यहाँ से परिभाषा जे भी दी जा सकती है। 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा, एक हाई स्कूल लेवल की भाषा है, इसको इंटर में नहीं लिखना। ठीक, अगर हम आपसे पूछ लें थोड़ी देर के लिए कि 1 एम्पियर की परिभाषा कितनी है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा तो कैसे डिसाइड करोगे, देखो हम बताएं। आई बराबर क्यू बटे टी है, क्यू का मान भी 1 हो जाए, टी का मान भी 1 हो जाए, 1 बटे 1 लिखेंगे तो कितना आएगा, बोलो? आई बराबर 1 एम्पियर आएगा। आई बराबर हो गया तुम्हारा 1 एम्पियर। इसका मीनिंग हुआ यदि किसी चालक में 1 सेकंड में, देखो दोनों का मान 1 1 लेना पड़ा मुझे, लेना पड़ा। क्यू का मान भी हमने 1 रखा था और टी का मान भी हमने 1 रखा था। 1 बटे 1 करने के बाद 1 एम्पियर आया था। इसका मीनिंग है यदि कोई चालक है उसमें 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, यदि कोई चालक है उसमें 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तब उस चालक की धारा आपकी 1 एम्पियर की बात ये लिखवानी थी। अगर हम आपसे पूछ दें कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ, तो 1 कूलम आवेश इलेक्ट्रॉन की बात करें तो होते हैं 6.25 × 10 की घात 8। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। तो 1 कूलम आवेश ही बहुत ज़्यादा होता है। जो राशि है माय डियर वो कैसी है, आदेश। वैद्युत धारा आपकी आदेश राशि है, ठीक है, सदिश नहीं है, आदेश राशि है। एक डायग्राम बना रहे हैं हम, कल हमने बनाया था, बनाना नहीं सुनना। यहाँ से आने वाली मान लो 3 एम्पियर और यहाँ से आने वाली मान लो 4 एम्पियर धारा, और यहाँ अगर जाएगी तो कितनी आएगी, 4 3 7। ये एंगल मान लो हमने मान लिया 45, और थोड़ा हमने आगे बढ़ाया
इसको हमने शॉर्ट किया, क्या किया, इसको शॉर्ट। जी कितना हो गया बोलो, जी हो गया तुम्हारा 3 एम्पियर, जी बोलो, जी हो गया तुम्हारा 4 एम्पियर, 4 3 जी हो गया तुम्हारा 7 एम्पियर। अच्छा तुम्हें डिफरेंट लग रहा है कुछ प्रणाली में? देखिए 3 और 4 का परिणामी इस समय भी 7 निकाला, और 3 और 4 का परिणामी इस समय भी 7 निकला, जबकि दोनों में क्या अलग अलग हो गए, एंगल देखो अलग अलग हो गए। एक तो मैं वेक्टर में सूत्र बताया था हमने आपको, यदि मैग्नीट्यूड निकालना होता है किसी कोण पर दो वेक्टर हैं तो क्या लगाते हैं बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बोलो 2ab cos। मेरी बात सुनो थोड़ी देर के लिए, अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको ए, ये नमूना है ठीक है, हो सकता है 7 ना इसने कौन सा लेकिन मान लिया थोड़ी देर, ठीक है। तो अगर ए इसको मान लें और बी इसको मान लें, इस सूत्र से लगाएं तो मान लो 7 आया, तो फिर इसमें सूत्र लगाया जब कोण बदल गया है तो इनका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए, लेकिन बदलता नहीं। अगर डायग्राम मान लो ऐसा भी बना दिया थोड़ी देर के लिए मैंने, अगर डायग्राम हमने ऐसा भी बना दिया, अगर डायग्राम हमने ऐसा भी बना दिया 3a और 4a, एंगल कितना है, एंगल आपका 90 डिग्री हो जाए, फिर भी 4 3 7 एम्पियर ही आएगा। कोण कितना भी घटता बढ़ता रहा, इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। इसीलिए कहा गया आदिश राशि और वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती। बात समझ आ गई। दूसरी बात हमने आपको क्या समझाई थी, आवाज़ बिल्कुल न कर, गौर सुने। दूसरी बात समझाई थी हमने कि एक कूलाम में जो नमते हैं, एक कूलाम में जो आवेश होते हैं वो होते हैं 6.25 गुणा 10 की घात। एक कूलाम में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें कि इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है, तो समझ लीजिए आप लोग इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है। मान लीजिए कोई चालक, ये मान लेते हैं आपका एक चालक है, और इस चालक में क्या है, इस चालक में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की जो चलने की दिशा है बच्चों वो इस डायरेक्शन में है, तो करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बहते हैं यानी नेगेटिव चार्ज बहता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में दिशा होती है। और है ही थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया जाए कि ये आपका चालक हो गया, और इस चालक में धन आवेश यानी कि पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों इस डायरेक्शन में है, तो आपकी वैद्युत धारा की दिशा भी उसी दिशा में, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत और धन आवेश के उसी दिशा में, ठीक। और ये मान लो एक चालक तार है, इसमें बहने वाली धारा मान लो 3 एम्पियर है, जब हमने गांठ लगा दी, लगा दी गांठ, तो क्या धारा के मान में कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप तार में गांठ लगा दो या मोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं होगा। आप इसको मोड़ भी सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, करते देखो धारा के मान में कोई परिवर्तन है, जितनी धारा पहले थी उतनी धारा बाद में होगी। गांठ लगा दिया, मोड़ दी, धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बात हमने आपको और समझाई थी कि जे आपका चालक हो गया, और एक जे मान लो यहाँ बहने वाली धारा कितनी है बोलो, I1 यहाँ बोलो, I2 यहाँ बोलो, I3। क्या I1 बराबर I2 बराबर I3 होगा बोलो भाई? बिल्कुल 100% हो। जो किसी चालक में धारा की जो दर होती है, चाहे ऐसा करो किसी चालक में जो बहने वाली धारा होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ एरिया इतना है और यहाँ एरिया की बात करें तो एरिया कुछ ज़्यादा है ना, ज़्यादा। और अगर यहाँ एरिया की बात करें तो एरिया और ज़्यादा है, तो तुम्हारे मन में बात आनी चाहिए I3 का मान I2 से ज़्यादा होना चाहिए, I1 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जो धारा होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती। कितना भी छोटा एरिया हो, कितना भी बड़ा हो, धारा का मान क्या रहेगा, बराबर। एक बात हमने और समझाई थी आपको, एक बात हमने समझाई थी, जैसे मान लीजिए कोई आपका कंडक्टर हो गया, क्या होगा, कोई एक कंडक्टर, यहाँ देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है। अगर हम कह दें कि इस चालक में बहने वाली धारा कितनी है, बहुत गौर सुनना भाई, इस चालक में बहने वाली धारा आपकी 1 एम्पियर है। क्या 1 एम्पियर का मतलब क्या निकाला था बताओ? 1 एम्पियर का मतलब बताया था कि 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में फैलेगा, तभी तो करंट 1 एम्पियर होगा। अगर इस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर की है, तो यानी 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 18 6.25 × 10⁻⁸ होते हैं। इसका मीनिंग है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इतने गुजर रहे हैं, तो जस्ट 1 सेकंड में उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेंगे।
इसका मतलब ये है कि अगर एक कूलम आवेश यहाँ से गुजर रहा है तो एक कूलम आवेश यहाँ से भी और एक कूलम आवेश यहाँ से। फर्क दो अतले कि जो धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है, एक तो एम्पियर होता है, क्या हो गया, ये ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है, ये जो मात्रक होता है वो ऐसा ही होता है। और सीरियस मात्रक की बात करें, किसकी बच्चों, सीरियस मात्रक की बात करें तो होते हैं स्टेट, बोलो भाई, स्टेट एम्पियर और वायोट, क्या होते हैं, दो मात्रक और सीखना है आपको। धारा का अगर ऐसा ही मात्रक की बात करते हैं तो क्या होता है, एम्पियर होते हैं, और सीरियस की बात करते हैं तो स्टेट एम्पियर और कहानी आता है। अगली हेडिंग भाई नंबर 1 समझिए, नंबर 1 होती है डीसी करंट, कौन बच्चों, यानी कि दिष्ट धारा, दूसरी होती है एसी यानी कि अल्टरनेट करंट। दोनों बहुत मुख्य चीजें हैं। एक हम ग्राफ बना रहे हैं, जी बताना ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ग्राफ हमने बना दिया साथ हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है, एक ग्राफ हम और बना रहे हैं, एक ग्राफ हम और बना रहे हैं। ये ग्राफ बताना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब लोग गौर से समझेंगे और बताएं। एक ग्राफ हमने जे बना दिया, एक ग्राफ हमने और बना दिया, ये ग्राफ मैंने बना दिया, एक ग्राफ चलो और बना रहे, एक ग्राफ जे, क्या ग्राफ हो गया आपके, 1 2 3 सभी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। पहले आज समझेंगे जो करंट होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 डीसी यानी कि दिष्ट धारा, और नंबर 2 एसी यानी कि अल्टरनेट। एसी माने अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ये वाला जो ग्राफ है बच्चों वो एसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए क्यों, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इधर आ जाओ, जे पॉजिटिव जे नेगेटिव, जे पॉजिटिव बोलो, जे पॉजिटिव जे नेगेटिव जे पॉजिटिव। और बाकी समझना, इसमें जे पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और इसमें देख लाइन है, इस लाइन ना ऊपर जा रही ना नीचे सीधी जा रही है। ठीक, कौन कौन से ग्राफ किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला वाला ग्राफ बच्चों एसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि क्यों होता है ऐसा। दूसरा वाला जो ग्राफ है ये ग्राफ भी आपका अल्टरनेट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ग्राफ है, ये ग्राफ भी अल्टरनेट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला ग्राफ है माय डियर, ये वाला ग्राफ डीसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला भी ग्राफ डीसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों में फर्क आपको नजर आ गया होगा, पता है क्या फर्क लग रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या बच्चों, एक साइकिल हुआ, साइकिल तो चक्कर, क्या आप जब यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से यहाँ तक आ गए, एक चक्कर हो गया तुम्हारा, आधा चक्कर ऊपर रहा आधा चक्कर नीचे रहा। तो जो एसी करंट होती है फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव होती है, और उसी फर्स्ट सेकंड हाफ साइकिल में क्या होती है, निगेटिव होती है। मतलब पहले आधे चक्र में पॉजिटिव और दूसरे आधे चक्र में निगेटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव हो रही, देखो पॉजिटिव और निगेटिव, ये भी हो रही पॉजिटिव और निगेटिव, ये भी हो रही पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन यहाँ पॉजिटिव 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 नेगेटिव कोई मतलब है, डायरेक्शन परिवर्तन हो रही नहीं हो रही है। ये ऊपर भी है और नीचे भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे है, ऊपर है और नीचे है। ग्राफ है ऐसा मतलब ऊपर नीचे है। अगर पहले अर्ध चक्कर में मतलब पॉजिटिव है और उसी पहले मतलब सेकंड हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव हो गई और सेकंड हाफ नेगेटिव हो गई, लेकिन इसमें पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी कि इसमें क्या है, इसमें आपका परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। और इसमें क्या है, इसमें दिशा नहीं बदल रही, जो केवल मैग्नीट्यूड है। पहले कम था मतलब हाईएस्ट हुआ, फिर कम, फिर हाईएस्ट, फिर कम, फिर हाईएस्ट, इस तरह से बदल रहा है, लेकिन दिशा एक ही है। डायरेक्शन कोई परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं। इसमें डायरेक्शन भी परिवर्तन है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी, इसमें से ऊपर ऊपर। अच्छा नेगेटिव नेगेटिव कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऊपर तो पॉजिटिव ही रखा। इसी करंट होता है, इसमें क्या दिशा बिल्कुल नहीं बदलती है, परिमाण तो बदल सकता है और नहीं बदल सकता है। आपको हमारी बातें आगे देखो, तो ये वाला जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिशा नहीं बदली लेकिन परिमाण बदल गया। अब बोले परिमाण कैसे बदल गया, जी बता रहे। और ये वाला जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी परिमाण और दिशा दोनों नहीं बदली। तो डीसी करंट में दिशा बिल्कुल नहीं बदलती, परिमाण बदल भी सकता है और नहीं बदल सकता है। जब परिमाण बदलता है तो उसे क्या बोलते हैं, जब परिमाण बदलता है तो उसे बोलते हैं परिवर्ती, क्या परिवर्ती,
परिवर्ती दिष्ट धारा, और जब परिमाण नहीं बदलता है तो उसे बोलते हैं स्थायी दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं? स्थायी दिष्ट धारा। आप सुनो मेरी बात और सुनो, परिमाण की बात समझो। देखो यहाँ पर ये लाइन कैसे छोटी प्राप्त हो रही है, यहाँ पर थोड़ी और बड़ी भाई, यहाँ पर देखो हाईएस्ट है, इससे अब बड़ी नहीं हो सकती लाइन। फिर नीचे आओ फिर छोटी होना चालू हो गई, फिर छोटी, फिर छोटी। तो यहाँ पर परिमाण क्या है देखो, कम, फिर बड़ा, हाईएस्ट हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर जीरो हो गया। ये परिमाण घटबढ़। सुनो और सुनो, लेकिन एक ही दिशा में जा रहे हैं देखो हम लोग, तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं। तो इसे बोलते हैं हम लोग परिवर्ती स्थायी। क्या बदल रहा है? परिमाण। और ये जो स्थायी है, ये जो लाइन है वो धारा को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो ना ऊपर है ना नीचे, बिल्कुल सीधी गई, ऊपर भी है बिल्कुल सीधी, कहीं छोटी बड़ी भी नहीं है, तो इसमें परिमाण भी नहीं बदला, दिशा नहीं बदली, इसलिए इसका नाम स्थायी दिशा है। ठीक है। और जो एसी में क्या होता है, एसी में है परिमाण भी बदलता है, दिशा बदलती। दिशा क्या देखो, नीचे आ गई, दिशा बदल गई। और यहाँ पे लाइन खींचो छोटी, यहाँ लाइन खींचो बड़ी, यहाँ लाइन खींचो सबसे ज़्यादा। बात की थोड़ी है, तो परिमाण भी बदल रहा है, दिशा भी बदल रही है, इसलिए आपका कैसी है, कोई डाउट तो नहीं है। सब बन गए हैं। एक पॉइंट और लिखो, एक आर त्रिज्या का आपका वृत्तीपथ हो गया। इसमें जी बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश के स्थान पे आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और किस चाल से चल रहा है? भी चाल से चल रहा है। तो इस समय जी करंट की हम बात करें तो बोलो आई बराबर क्या होता है? बोलो आई बराबर होता है, जैसे आई बराबर Q/T पड़ा है, तो Q कितना है आपका? Q हो गया। T क्या रखो बता सकते हो मुझे? T। अब यहाँ से लेके यहाँ पूरा राउंड कवर करेगा तो कितना समय लगेगा? आवर्तकाल के बराबर। किसके? निशांत कुमार लिख रहे हो भाई? अगर यहाँ बिंदु आवेश हैं कि बिंदु आवेश यहाँ से घूमता 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 जब यहाँ आएगा तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा वो आपका आवर्तकाल होगा, इसलिए यहाँ कैपिटल T लिखते हैं। हमारी बात को समझा गई? अगर बिंदु आवेश नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखेंगे उसके लिए? स्मॉल ई लिख देंगे और T को T रखेंगे। तुमने एक बात पढ़ी होगी, शायद गौर करो, न्यू जानते हो न्यू क्या होता है? एफ भी लिख सकते हो, एफ को भी आवृत्ति से रिप्रेजेंट करते हैं। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है, तो इसे लिख दिया हमने E × 1/T। क्या इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं? देखिए भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 1/T किसके बराबर है? बोलो 1/T तुम्हारा स्मॉल एफ के बराबर हो जाएगा। तो एक बार सुन लो, यदि कोई 0.4 है, वो आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में राउंड लगा रहा है, 0.4 के इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, वो घूमता घूमता यहाँ से चला, यहाँ से घूमता 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 पूरा एक चक्कर कवर किया। और धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। तो आवेश क्या बोलो? Q। समय लेंगे, टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाया ना, तो कैपिटल T लिखा और T को हमने इसको ऐसा करके लिखा, तो 1/T। इसको हल करो यही आएगा। 1/T है वो आवृत्ति के बराबर होता है, स्मॉल एफ के बराबर। ये आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा आवर्तकाल किसके बराबर होता है? समय बराबर बोलो क्या होता है? दूरी बटे 4। समय बराबर बोलो क्या होता है भाई? दूरी बटे 4। अच्छा दूरी, एक कोई लड़का मुझे बता दे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमता 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 यहाँ आएगा तो एक चक्कर हो गया, एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा? एक चक्कर में दूरी बोलो भाई। हाँ 2πr, वृत्त की परिधि के बराबर दूरी कवर करेगा, तो 2πr। चाल बोलो क्या है? v। तो यहाँ रख दो, इस वाले सूत्र में रख दो या फिर इस वाले सूत्र में रख दो। हो सकता है थोड़ी कठिन बात हो, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं आ रही समझ में तो कोई बात नहीं, कंपटीशन के दृष्टिकोण से हमने आपको बता दी। ठीक है, आ जाए तो और अच्छी बात। Q को Q रखो, Q रख दिया। T में क्या रख दिया? बोलो T बराबर 2πr बटे, तो यहाँ हो गया 2πr बटे। ऊपर चला जाएगा, बोलो I बराबर क्या मिलेगा? I बराबर QV बटे 2πr। इलेक्ट्रॉन है तो Q के स्थान पे E हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? E। तो ये बड़ा मिलेगा तुम्हें EV बटे बोलो 2πr। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे बहुत ज़्यादा, सवाल लगाएंगे।